बुंदेलखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव जखनी से निकले, जिन्होंने जल ग्राम जखनी का एक मॉडल बनाया और आज उन्हें पद्मश्री मिलने के बाद सीधे हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका पांडे जी। जिस तरीके से आपको सर्वोच्च सम्मान में से एक है जो भारत का पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, जलग्राम जखनी, जो पहले जखनी था कोई नहीं जानता था, जलग्राम बना, वो सफर, वो संघर्ष, और उसके बाद जलग्राम जखनी की उपलब्धि के बाद सीधे ये शीर्ष तक का सफर, क्या कहेंगे, कैसा रहा? मैं सबसे पहले तो आपको और आपके बुंदेली दर्पण को बधाई देता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक छोटे से गांव जखनी से निकला, जहां ना जाने के रास्ते थे, न बिजली थी, न सड़क था, न स्कूल थे। वहां से राष्ट्रपति भवन तक का जो सफर मेरा 28 साल का रहा, बगैर सरकार की सहायता के, समुदाय के आधार पर पुरखों की जो जल जोड़ने की बेजोड़ विधि थी, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, इस पुरखों के जल संरक्षण के मंत्र को मैंने आत्मसात किया। उस मंत्र ने कहा गया जल ही जगदीश है, और माता लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान पानी में निवास करते हैं। मैंने पानी की पूजा की, मैंने वरुण देवता की पूजा की, मैंने मेघ देवता की पूजा की, मैंने इंद्र भगवान की प्रार्थना की। उन्होंने सूखे बुंदेलखंड में मुझे काम करने की प्रेरणा दी। मेरी पूज्य माता जी जो अनंत की यात्रा में चली गई हैं, आज पहली बार पद्म सम्मान मिलने के बाद किसी चैनल से मैं बात कर रहा हूं, जो दिल की बात कर रहा हूं। सीधे जब मुझे पद्म सम्मान मिला तो मैं अपनी माँ की जन्मभूमि, उनकी माँ की मातृभूमि में मेरा मन था कि जब पद्म सम्मान मिले, मुझे कोई राष्ट्रीय सम्मान मिले। जब मुझे 1999 में तत्कालीन राज्यपाल सूरज भान जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता जी की अध्यक्षता में राजभवन में सम्मान दिया था, तो वह सम्मान राज्यपाल पुरस्कार लोक सेवक सम्मान दिया था, राज्य का पहला सम्मान था। मैंने अपनी माँ के हाथों में उसको रखा था। मेरी माँ बहुत प्रसन्न थी और कहती थी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हें राष्ट्रपति भी सम्मानित करेगा। तो वो जो मुझे राष्ट्रपति जी ने जब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सम्मान पद्मश्री माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में दिया, तो मेरे मन में भाव आया कि माँ नहीं है, लेकिन माँ की मातृभूमि, माँ ने जहाँ जन्म लिया और माँ की माँ ने जहाँ जन्म लिया, मैं उस परिवार को कम से कम उनके हाथों में ये स्पर्श करा के आऊँगा। एक तो ये मेरा आज संकल्प पूरा हुआ। माँ तंगेश्वर महाराज जो बुंदेलखंड के लिए खजुराहो में स्थापित हैं, 18 ज्योतिर्लिंग में एक हैं, मैंने उनके श्री चरणों में पहले समर्पित किया। जहां तक ये सफर और आज प्रसन्नता है, जो मेरी 33 साल की थकावट थी, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के श्री हाथों से मिले सम्मान ने दूर कर दी। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरे पास जिम्मेदारियां भी ज्यादा हो गई। हम निकले थे अकेले, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। दिव्यांगता भी मेरी थी, पांव भी मेरा खराब है। मैंने सर्टिफिकेट बनवाया, विकलांगता की सुविधाएं लेने की कोशिश की, तो मेरी मां ने 2006 में मेरा सर्टिफिकेट फाड़ दिया था और यह कहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं ताकतवर बनाया कि तुम बैसाखी लो, तुम इसलिए ताकत बनाया था कि दूसरे की बैसाखी बनो। क्या बात है। दिव्यांगता को मैंने अभिशाप नहीं, वरदान माना है, और उस वरदान से 2-3 चीजें बड़ी हुई, मेरे माध्यम से भगवान ने कराई। देश के दिव्यांगों को 3% का रिजर्वेशन मैंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मार्केट काटजू साहब जस्टिस मुरारी जी की बेंच में एक PIL करी थी, जिसमें 3% का आरक्षण उन्हें दिया। तो आज देश में 3% UPSC में, मतलब IAS भी बनने लगे हैं। उस समय 3000 शिक्षक विशिष्ट BCC में विकलांगता में उनको टीचर बनाया गया था, दिव्यांगों को। लगातार पानी पेड़ पानी पेड़ पानी पेड़, मैंने एक ऐसी विधि पकड़ी जो सुलभ है,
जिसमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अपना फावड़ा लीजिए, खेत पे जाइए, पुरानी डलिया लीजिए, मेड़ बनाइए, सुबह काम करिए, शाम को काम करिए, कोई नवीन ज्ञान की जरूरत नहीं। वर्षा बूंदे जहां गिरे वहीं रोकें। जो मिट्टी माँ है, माई कहा गया मिट्टी को, जैसे दूध में मलाई होती है उसे खेत में मिट्टी होती है, वो बह जाती है तो आपको जैविक तत्व उससे बह जाते हैं, एक तो वो रुक जाएगा, वाटर लेवल पूरा होगा। दूसरी, नदी अगर बचाना है तो नदी बचाने का काम नालों से होता है, और नाले, कोई भी नदी निकलती है वो नारे से शुरू होती है, नाला नहीं नारे, नाला गंदे पानी को कहते हैं, और नारे एक हमारी गांव के बहने, जो गांव से बरसात में पानी बहता था उसे नार कहते हैं, नार द्वार का हो जाता है लोकल लैंग्वेज इन बुंदेली। तो जो मिट्टी बह करके खेतों की नारे में चली गई उसके कारण नदी मर गई। तो मिट्टी ना बहे, नदी बचाने के लिए नारे का योगदान है। मैं नारे बचा रहा हूं। पेड़ लगाने का मतलब पर्यावरण को शुद्ध करना। एक व्यक्ति को जीवन में 80,000 से 90,000 लीटर पानी लगता है, अगर वो 2.5 लीटर से 3 लीटर पीता है, इससे ज्यादा पीता नहीं है। हमारी दुनिया में जो आबादी है वो 18% है। हमारे पास जमीन है दुनिया की वो 4%, 4% है। पानी हमारे पास 2%, 1% ही बचा है। रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि के लिए पानी होना जरूरी है। पानी दिन पर दिन कम हो रहा है। पानी पाने के दो ही तरीके हैं, तो भूजल या वर्षा जल। भूजल नीचे जा रहा है। आम आदमी पानी कैसे जोड़े, जब मैं इस विधि को मैंने लोगों के सामने रखा, 18 करोड़ हेक्टेयर में हमारे यहाँ खेती होती है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हमारे पास है पानी रोकने के लिए। दुनिया के दूसरे देश हैं हम जहाँ इतनी बड़ी संख्या में खेती होती है हमारे पास। मैंने आम आदमी को जोड़ने के लिए खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़, वर्षा बूंदे जहां गिरे वहीं रोका जाए, ये सुलभ विधि थी, सबने स्वीकार की। मेरा मॉडल 470 ग्राम पंचायतों में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने, बांदा प्रशासन ने लगाया। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त ने 1 लाख गांव के लिए उसे माना। नीति आयोग ने पूरे देश के लिए एक्सीलेंट मॉडल माना। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा हर गांव जलग्राम बनेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पद्म सम्मान समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, पद्म सम्मान समिति का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पद्म सम्मान के लिए चुना। उन्होंने एक पत्र लिखा देश भर के प्रधानों को कि भाई मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोके। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानों को पानी के लिए पत्र लिखा। तो मेरा अपना मानना है कि जब हम काम करते हैं तो राज समाज सरकार खड़ी होती है, लेकिन पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। और सदियों से हमारे बुंदेलों की जो जल संरक्षण विधि थी, चंदेलों की जल संरक्षण विधि है, परिहारों की जल संरक्षण विधि, प्रतिहारों की जल संरक्षण विधि, मराठाओं की जल संरक्षण विधि, मुगलों की जल संरक्षण विधि है, पेशवाओं की जल संरक्षण विधि है, अंग्रेजों की जल संरक्षण विधि, उन सभी विधियों में पानी बचाने की बात कही गई। सभी धर्मों में, अगर हम मंदिर में जाएं तो पानी प्रसाद के रूप में चम्मच मिलता है, चर्च में जाएं तो होली वाटर से ही सम्मान होता है। आप इस्लाम के साथी हमारे, आप जो पवित्र मक्का जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां क्या बेजमजम का शुद्ध पानी तो है मक्का मदीना का। तो दुनिया में सबको पवित्र पानी करता है, इसीलिए जल में जीवन कहा गया है, जल ही जीवन कहा गया है। तो मेरा अपना मानना यह है कि हम सब मिल करके अपने से, आज से, परिवार से पानी बचाना शुरू करें। मेरी माँ कहती थी कि तुम 100 ग्राम पानी में नहाओगे तो अच्छा नहा सकते हो, लेकिन 100 किलो पानी में नहाओगे तो साबुन लगा रहेगा पीठ में। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो अम्मा ने कहा सबमर्सिबल चलाओगे तो 100 लीटर पानी बर्बाद करो, तालाब में डूब के निकल के आओगे तो कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम पानी लगेगा। तुम 100 ग्राम पानी में नहाने की कोशिश करो, 100 किलो में ना करो। उनकी बात बड़ी अकट बात थी। उन्होंने कहा जल में शक्ति होती है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। शक्ति इसलिए कि बिजली कहां से बनती है? पानी से। घड़ी का टाइम कहां से आया? पानी से। लीटर नाप कहां से आया? पानी से। तो पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हरा भरा दिख रहा है वो पानी है। पानी अपने आप में परिवर्तित करता है। सारे रोगों को ठीक करने की प्रथम चिकित्सा कौन सी है? जल चिकित्सा। जो पहली चिकित्सा हमारी आई वो जल चिकित्सा है। इसलिए मिट्टी और पानी और पेड़ ये प्रकृति के आधार हैं, 5 तत्व हैं। तो एक तत्व पे मैंने काम शुरू किया और उस काम में सफलता मिली। पूरे देश ने, भारत सरकार की रिपोर्ट आई है कि पूरे देश के 4 लाख से अधिक किसानों ने अपने खेतों पर मेड़ बनाई है और मेड़ पर पेड़ लगाया है। एक बात ये मेरे लिए बड़ी बात थी। दूसरी बात ये थी कि बुंदेलखंड में, खासकर आप बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड में पिछले 10 सालों में बड़ी मेड़बंदी हुई है।
बगैर सरकार की सहायता किसानों ने मेड़बंदी की है। उसका आप आकलन करना चाहें तो मध्य प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की रिपोर्ट, जहाँ गेहूं खरीदा जा रहा है, धान खरीदी जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट है, तो मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, उसमें पिछले 10 सालों में 16,600 करोड़ रुपए का गेहूं राज्य सरकार ने किसानों से खरीदा है। 1,000 करोड़ से अधिक का धान सरकार ने किसानों से खरीदा है। धान तो तब होगा जब खेत में पानी होगा, और पानी तो तब रुके जब खेत में बेड़ होगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस मेरी विधि को किसानों ने स्वीकार किया और सरकार ने मान्यता दी। तो हम सबको मिलकर के पानी बचाना है, और मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरा जो पद्म सम्मान है उन देश के सभी किसानों को समर्पित है, जिन्होंने खेत पर मेड़ बनाई है, मेड़ पर पेड़ लगाया है, और मेरे जल संरक्षण के अभियान को पूरा करने में मदद की है। साथ ही मैं एक चीज और मानता हूं कि हम बगैर समाज के, समुदाय के आधार पर हमें सारी अपने जल संरक्षण प्रयास करने होंगे। हमारे सुख में तालाब बनते थे, दुख में भी तालाब बनते थे, और जब कोई हमारे यहाँ आपातकाल आती थी, सूखा पड़ गया, तो राजा तालाब खुदवाता था राहत काल में और दुख में और स्मृति में। जैसे अब कोई माँ के नाम पर, पिता के नाम पर तालाब बनाता था। तालाब बनाना, स्कूल बनाना, कुआं खोदना, ये पुण्य का काम था। हमें फिर से उसी को जागृत करना होगा। और पानी, मेरे काम से जो सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 1 मीटर लगभग 4 फीट पानी ऊपर आया है बुंदेलखंड का, और खासकर बांदा जिले का। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि आने वाले 10 सालों में एक तरफ देश का जहां पानी नीचे जा रहा है, मैं 5 मीटर पानी बांदा का ऊपर ला दूंगा 10 साल में। कोशिश कर रहा हूं। मैं गांव गांव जाऊंगा। अब मैं साइकिल लूंगा, अपना माइक लगाऊंगा, अपनी फर्श रखूंगा, और गांव गांव जाके पानी बचाने का, पेड़ लगाने का, खेत में पेड़ बनाने का संदेश दूंगा। मैंने प्रयोग किया है द्वारकाधीश में, जो भारत का अंतिम जिला है। 1,000 हेक्टेयर भूमि में, 1,000 एकड़ भूमि में हमने हरा भरा करने का काम किया है। विदिशा में काम किया, जहां 1 किलो धान नहीं पैदा होता था 10 साल पहले, आपको खूब पता होगा। रायसेन में काम किया, जहां कई लाख कुंटल किसानों ने धान सरकार को और व्यापारियों को बेचा है। तो वहां के, अभी मैं गया था, वहां के लोगों ने मेरा अभिनंदन किया था पिछले 2 महीने पहले, और काफी मेरे साथ किसान ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरी काम कर रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि आपके मन में ललक होनी चाहिए काम करने की। मैंने कभी भी हताशा, निराशा को अपने पास नहीं आने दिया। ना मैंने सरकार से अनुदान लिया, और ना मैंने पुरस्कार के लिए आवेदन किया। पद्मश्री पुरस्कार जो मुझे दिया, मैंने आवेदन नहीं किया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, भारत के जल शक्ति मंत्री जी को, सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कोशिश करूंगा। वो सफर जखनी से जब शुरू हुआ था, वो कठिनाइयां, एक बार जब आपने बात की थी कि पटाखा मुक्त और जल युक्त दीपावली मनाएंगे, कैसा रहा था वो यादें जरा एक बार दर्शकों को बताएं। यादें तो सही कह रहे हैं आप कि मुझे अपमानित होना पड़ा, कई बार अपमान। मेरे घर में आग लगाई गई, पूरा घर जल के स्वाहा हो गया था 20 साल पहले। मुझे मारा गया। मैं जलयुक्त पटाखा मुक्त दीपावली मना रहा था। तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल जी बांदा में थे। कुछ लोग जो कुछ पदार्थ पीते खाते हैं, जिनसे व्यक्ति के शरीर में दुर्व्यसन आते हैं, उन लोगों ने, पता नहीं क्या उनके मन में था, ईश्वर की क्या कृपा थी, वो लोग आए, मेरे कपड़े ऊपर झींकने लगे, मुझे गिरा दिया कुर्सी से कि नहीं, हम तो बरसों से हमारे यहाँ पटाखा और दीपावली मनाई जाती रही है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं मनाई जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद डीएम आ गए, माननीय हीरालाल जी आ गए, और उन्होंने पूछा लोगों से कि पांडे जी साथ बदतमीजी किसने की। तो मैंने कहा मेरे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की। मेरे 58 साल की उम्र में आज तक मैंने किसी की शिकायत नहीं की। मेरी किसी कोई शिकायत नहीं। अगर मुझे अपने जीवन से शिकायत है, मैंने कभी शिकायत नहीं किसी से, ना मेरी किसी बुराई है। जो 2 कदम मेरे साथ चला उसका भी आभार, जो 100 कदम चला उसका भी आभार, जो 1000 कदम चला उसका, क्यों ना चलने वाले से बेहतर था कि 2 कदम चला। हम सकारात्मक रहें। वो 2 चीजें अपमान करने की। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे एक परिवार के सदस्य ने मेरी माँ से कहा, थोड़ा बड़ा हुआ मैं, कि हमारे घर में कोई दिव्यांग नहीं पैदा हुआ। उस समय दिव्यांगता नहीं थी, लंगड़ा कहा, इसको बस ट्रेन में बैठा दो तो भीख मांगेगा बनारस में जाके, या इलाहाबाद में भीख मांगेगा। हो सकता है उनका मजाक क्या मूड रहा हो,
लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं इस लड़के को इतना मजबूत बनाऊंगी कि जहां इसके जूते उतर जाएंगे उसके बाद तुम्हारे पूरे परिवार का प्रवेश माँ के आगे नहीं हो पाएगा। आज वो नहीं है, उनका पूरा कथन सत्य हो गया, उनका कथन माँ का पूरा सत्य हो गया, और उससे ज्यादा उन्होंने आशीर्वाद मुझे दे दिया। वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और मेरे इस पूरे जीवन के घटनाक्रम में मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे माँ मिली ऐसी जिन्होंने मुझे ताकत दी। फिर मेरी पत्नी मुझे मिली, मेरे माँ बाप मुझे ताकत दिए बचपन से। फिर मेरी पत्नी जो लगातार 33 साल से मेरे साथ, मेरे बच्चा ने पढ़ाई करी, M.Com करी, LLM, बिटिया ने MSc B.Ed, फिर बच्चे 2 और मेरे पढ़ रहे हैं। मैं आज तक पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया, वो स्वयं जाती हैं। मैं खेती का कोई काम नहीं देखता क्योंकि मेरे पास समय नहीं। मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे बच्चे सोते रहते हैं, जब मैं आता हूँ तो वो सोते हुए उनको देखते आता हूँ। मेरी बिटिया ने BSc के बाद ट्यूशन पढ़ाया, मेरे लड़के ने M.Com करने के बाद पढ़ाया। मेरी बिटिया इंटर में पढ़ती रही छोटी वाली, लेकिन दो कक्षा 2 और 3 के क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी ट्यूशन। मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जयपुरिया में, तब भी वो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाता है। तो ये क्या था, कोऑपरेशन था मेरे साथ। वो जानते थे कि टूटे ना। वो मेरी पत्नी ने कहा था अभी इंटरव्यू में, जब मुझे पद्म सम्मान जनवरी में घोषणा हुई तो उन्हें मीडिया के साथ, मैं नहीं जानता था कि वो क्या कहना चाहती हैं। वो मुझसे कही थी कि मैं दिल्ली तब जाऊंगी जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो आपके साथ किसी, आज तक वो मेरे साथ कहीं 5 स्टार होटल नहीं गई, पहली बार गई हूँ। अशोका में उनको सम्मान से रखा गया। तो जो उन्होंने कहा टूट जाएगा, 33 साल पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया तो टूट जाएगा। और हम नहीं चाहते कि ये जो इनकी इच्छा है वो करें। मैंने मकान बेचा, मैंने जमीन बेची, लेकिन कभी उन्होंने मेरा हाथ नहीं रोका। जो करना हो करो, तो आप अपना काम करते रहो, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हर साल 1 बीघे जमीन बेचेंगे तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगी। और मेरी माँ ने एक बात मुझे आज याद है, मैं विश्वविद्यालय में थोड़ी सेवाएं दे रहा था, 10-12 साल पहले था। तो मैं 10 दिन अपने गांव में था, जखनी में। मैं काम करता रहा हूँ लगातार। माँ ने पूछा तुम 10 दिन से यहाँ हो, गए क्यों नहीं हो विश्वविद्यालय? तो मैंने कहा कि कुछ यहाँ काम है। बोले तुम तनख्वाह विश्वविद्यालय से लेते हो और काम यहाँ करते हो, चोरी कर रहे हो। तुमको चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम सफल नहीं होगे। व्यक्तिगत जीवन में चोरी करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो मैंने कहा कि क्या करूं? बोले नौकरी छोड़ो। मैंने कहा बच्चे क्या खाएंगे? बोले बच्चे, अच्छा तुम्हें कब से घमंड हो कि बच्चे तुम खिला रहे हो? वो खिला रहा है। मैं दूसरे दिन गया, इस्तीफा देके विश्वविद्यालय चला आया। तो जो मेरी माँ का गाइडेंस था, जो मेरी माँ का विश्वास था मेरे ऊपर कि कुछ कर सकता है, उसी माँ के विश्वास ने मुझे यहाँ तक जखनी से लगाकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय कराया। एक बात। दूसरी, मेरे मित्र, मेरे चूंकि सगा भाई कोई नहीं है, मेरी सगी बहन नहीं है, कोई है इस दुनिया में नहीं है, तो जो मेरे मित्र साथी हैं उनने दिल खोल कर मेरा सपोर्ट किया। फिर मैं यहाँ बात करूँ, वीरेंद्र मेरे मित्र हैं जो लोकुश नगर के हैं, हमारे पुराने साथी हैं। रजनीश सोनी जी हैं हमारे, डॉक्टर शिव पूजन जी हैं, छोटे भाई जैसे हैं, मस्ती जी मेरे साथ हैं। यहाँ तो बैठा हूँ, ननिहाली है हमारा, हम बैठे हैं, रवि मामा के पास बैठे हैं। इन सारे साथियों ने 20-20, 30-30 आदमी दिल्ली में कार्यक्रम, लखनऊ में कार्यक्रम, भोपाल में कार्यक्रम, कहीं भी कार्यक्रम होता, अपने पैसे से, अपने संसाधन से मुझे मदद करते हुए पोस्टर लेकर बनाना, बैनर छपवाना, तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। तब जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, तब ये सब लोग मेरे साथ खड़े थे। तो एक सफल व्यक्ति के पीछे हजारों व्यक्तियों का हाथ होता है। मुझे वो याद है कि मेरी बिटिया 200 रुपया ट्यूशन पढ़ा के इकट्ठा करती थी। आज सरकार, आज देश दुनिया लेक्चर भाषण में बुलाता है और जो हम उनसे कहते हैं कि भाई ये काम करो, करने को तैयार रहता है। तो वो जो मेरी सेल्फी एयरपोर्ट से लगाकर घर से बाहर तमाम लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, तो जरूर मैं इस बात के लिए ध्यान रखता हूँ कि मैं ज़मीन से आया हूँ, मैंने गरीबी देखी है। मेरी माँ, हम गरीब नहीं थे, हमारे परिवार की बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। आचार्य विनोबा भावे के मेरे पिताजी से अच्छे संबंध थे, वो भूदान में रहे भी हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का, विनोबा जी का मिलन मेरे पिताजी ने कराया था अतर्रा में, इतिहास की बड़ी घटना थी। लेकिन मेरे पिताजी ने अपने भाइयों के लिए सब कुछ दे दिया था। वो 5000 नमः शिवाय रोज करते थे। तो हम, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब थी, तो मेरी माँ आधी धोती पहनती थी, आधी हमको उड़ाती थी जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था। तो मैं, जब मुझे याद है, जब से मैं, तो मैंने अपना जीवन, मेरी माँ ने कहा था तुम अपना घर ना बनाना, गांव के घर बनाना। मुझे लगा कि अम्मा ने ये बात कही है, बोले तुम बड़े आदमी बनोगे तो गांव को नहीं बना पाओगे, तुम कार ना खरीदना,
ये गांव में कार कैसे आई, ये ध्यान रखना। मैंने कार नहीं खरीदी, मेरी कार नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, तो मेरा लक्ष्य है, मेरे पास एसी नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है। मेरे घर में कोई देख ले, मेरे पास टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मांग मांग के खाना, समाज सब कुछ देता है। अगर आपकी पात्रता है, आपके अंदर काम करने की बात, समाज में देने वालों की कमी नहीं है, आपकी पात्रता होनी चाहिए लेने की, लोग देने के लिए ढूंढते हैं। आज सौभाग्य है कि तमाम सारे साथी मेरी कोई कहीं जाना होता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये जो भाव और जो विश्वास है, विश्वास, आत्मबल, संयम और सहने की क्षमता और लगन व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और सफलता कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफल होकर के कोई व्यक्ति, दुनिया के जो सफल लोग हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। वो चाहे छोटा सा स्कूल शुरू किया हो, चाहे किसी ने छोटी सी दुकान से व्यापार शुरू किया हो, या छोटा सा गांव से निकल के राजनीति में व्यक्ति देश के शीर्ष पद पर पहुंचा हो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा हो, लेकिन पहुंचा जमीन से है। जो लोग बाईपास आते हैं वो टिक नहीं पाते। तो अभी जो मेरा सफर है वो जारी रहेगा और अंतिम समय तक मैं पेड़ और पानी के लिए काम करूंगा। भी सोचा था आपने कि ये सम्मान तक मेरी यात्रा जाएगी, और दूसरी चीज, जब पहली बार आपको ये मैसेज आया कि आप सम्मान के लिए चयनित किए गए हैं, क्या अनुभूति थी? मुझे जब ये सूचना आई, डीएम साहब के यहाँ से फोन आया, बांदा डीएम साहब के यहाँ से, आपके सीएम कार्यालय आपसे बात करेंगे, लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय बात करेगा। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्यों बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी कार्यालय से फोन आया कि आपसे माननीय गृह मंत्रालय बात करेगा। तो मुझे और उत्सुकता हुई कि भाई गृह मंत्रालय, भारत सरकार क्यों बात करें। गृह मंत्रालय से फोन आया कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय आपसे बात करेगा। तो मेरी समझ में काफी देर तक बढ़ती रही, उत्सुकता बढ़ती रही कि सब हो क्या रहा है। और मैं पूज्य गुरुदेव नीम करौरी बाबा का भक्त हूं। मैं उनके दर्शन करने कैची धाम जाता हूँ उत्तरांचल में। मैंने मन में सोचा था बाबा कर क्या रहे हैं आप। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने के कार्यालय ने जब मुझे, उनके प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि आपका पद्मश्री के लिए आपको सरकार ने चुना है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? तो मैंने कहा कि इस भारत में जन्मा हुआ कौन सा व्यक्ति है जो तिरंगे में नहीं जाना चाहता। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं तिरंगे में जाऊंगा अनंत की यात्रा में। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी कुछ नहीं होगी। तो फिर मैं राष्ट्रपति भवन कभी नहीं गया था। जितनी तरीके से मैं राष्ट्रपति भवन, उस जगह मुझे सम्मानित किया गया जहां भारत का संविधान लागू किया गया था, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, जब माउंटेन बैटन ने, लुटियन ने हमारा देश हमें दिया था, उस जगह खड़े होकर के जब मैं पद्म सम्मान ले रहा था और अपने परिवार, पत्नी और बेटे और बेटी के साथ था, मेरे मित्र, मेरे दोस्त टीवी पे, दूरदर्शन पे मुझे लाइव देख रहे थे, वो मेरे लिए, इससे बड़ा मेरे जीवन में कोई क्षण नहीं होगा। इससे बड़ा तो कुछ बनने की बात अब आ ही नहीं सकती कि जहां प्रधानमंत्री जी जिस जगह बैठ कर बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के नीचे शपथ होती है, वो इनके सामने वो स्टेचू होता, आप देखते हैं सामने जो द्वार है, अशोका हाल है, जहाँ पर राष्ट्रपति जी बैठती हैं, माननीय प्रधानमंत्री देश के वहाँ मौजूद हों, माननीय गृह मंत्री जी वहाँ मौजूद हों, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी वहाँ मौजूद हों, माननीय उपराष्ट्रपति जी वहाँ मौजूद हों, और वहाँ आपको सम्मान मिले, भोजन मिले, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे मेरे पीठ पर हाथ रख के कहा, पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश का मुखिया और देश के राष्ट्रपति जी ने कहा, माननीय मुर्मू जी ने कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पांडे जी। इससे बड़ी मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरे देश के दोनों शीर्ष नेतृत्व मुझे आशीर्वाद दे रहा है। जहां दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो बैठते हैं, वहां गांधी जी बैठे हैं। गांधी जी ने कई बार विदेशी जो सत्ताधीश थे उनके साथ संवाद किया है। उस कुर्सी पर, जो उस टेबल पर, उस फर्श पर जो आज भी वो बदल नहीं गई है, उस हाल में बैठ के जहां देश के 9 राष्ट्रपति देश में हुए हैं, तो 9 के 9 राष्ट्रपति जहां बैठे हों, उस कुर्सी के बगल में बैठने का सौभाग्य मिलना, वहां सम्मानित होना, ये बुंदेलखंड के लिए, बुंदेल में जन्म लेने के लिए भगवान राम जहां अपना 10 वर्ष रहे हैं, उस भूमि का आशीर्वाद और प्रताप है। जिस बुंदेलखंड की पहचान कुछ समय पहले तक सूखा, पलायन इस तरह से दिखलाई जाती थी, आज उस बुंदेलखंड से निकलकर जल के लिए, जल के संरक्षण के लिए आपको सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री मिला है।
क्या संदेश देना चाहेंगे बुंदेलखंड वासियों को, क्या कहेंगे? मैं अपने पूरे बुंदेलखंड वासियों से 2 निवेदन करूंगा। पानी की एक एक बूंद बचाएं। हर किसान अपने खेत पर मेड़ बनाए, मेड़ पर पेड़ लगाए। बिल्कुल सही है कि ये सेवा की पद्मश्री खेत और पर मेड़ पर पेड़ की भारत की पहली पद्मश्री है, और सेवा की जो पद्मश्री बुंदेलखंड की पहली है, और 2023 की उत्तर प्रदेश की पहली सेवा की पद्मश्री है। इस पद्मश्री से युवा वर्ग को प्रेरणा मिली है। जो जमीन पे काम करते थे, जिनको लगता था हमें कोई नहीं पूछ रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है कि आप काम करोगे तो आपके काम की पहचान होगी। और मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि पानी बचावें, पेड़ लगावें, और भारत माता का श्रृंगार जो वृक्ष से हम करते हैं, वो वृक्ष हम देवता है। और अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी के पति की जो शयन सैया है वो जल है। तो अगर जल बचाएंगे तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, और जल नहीं बचाएंगे माता नाराज हो जाएंगी। माता नाराज होगी तो दिक्कत होगी। चलिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भी जल का महत्व बताया, तो वहीं ये भी बतलाया कि जल से रिद्धि है, सिद्धि है और प्रसिद्धि भी है। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ये संदेश देते हुए आज पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, जिन्होंने जखनी जलग्राम से सफर शुरू किया और आज देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री से विभूषित किए गए हैं, और हमारे साथ ये चर्चा करते हुए उन्होंने पूरे बुंदेलखंड वासियों को ये संदेश भी दिया है कि जल की एक एक बूंद बचाएं, और अगर इस पर हम काम करेंगे, इसको आत्मसात करेंगे, तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड पानीदार होगा।